हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। कल हम लोग स्टार्ट किए थे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बारे में जाने थे कि वो क्या होता है और उसका फीचर्स भी स्टार्ट कर दिए थे कि वो आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब के बारे में भी देखे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। आई होप आपको समझ आ जाएगा। The formation of a company is a time consuming, expensive and complicated process. अब ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फॉर्मेशन ईजिली नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम बहुत लगता है, ये एक्सपेंसिव बहुत होता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसको ईजिली आप कंपनी को आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements before it can start functioning. अब ये ऐसा क्यों होता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है? तो क्यों है? क्योंकि वो ये ऐसे ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, जैसे कि इसमें बहुत सारा हम लोग को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है और हम लोग को बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होता है। मतलब जैसे जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स बोला है हमको, वो लोग को फॉलो करना होता है, वो लोग का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है और तभी हम लोग एक कंपनी को फॉर्म करके स्टार्ट करके हम लोग उसको फंक्शन कर सकते हैं। उसके पहले नहीं कर सकते और ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। अब ये क्या बोल रहा है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हम यहाँ पे भी बताए थे कि ये कंपनी क्या है ना, इसके एग्जिस्टेंस, मतलब मेंबर्स इसके रहे ना रहे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही ये बोल रहा है कि कंपनी कैसे क्रिएट हुआ? इट इज़ being creation of the law and can be brought to an end only by law. It will only cease to exist. वो बंद तभी होगा when a specific procedure for its closure called winding up is completed. Winding up क्या होता है? एक कंपनी को बंद करने का एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो वो तभी बंद हो सकता है जब हम लोग वो प्रोसीजर को पूरा कर दें। वाइंडिंग अप प्रोसीजर को पूरा कर दें तो बोलेंगे कि कंपनी बंद हो गई है, सीज टू एग्जिस्ट। Members may come and members may go, but the company continues to exist. बताए थे कि मेंबर्स के आने और मेंबर्स के जाने से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फ़र्क इफेक्ट नहीं आता है। फिर क्या है? कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बताए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। The directors hold a position of immense significance. डायरेक्टर्स का कैसा पोजीशन होता है? डायरेक्टर्स का पोजीशन बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पोर्टेंस का होता है एक कंपनी में। क्योंकि वो लोग डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। डायरेक्टली अकाउंटेबल होने का मतलब कि उन लोग को जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन लोग को आंसरेबल होते हैं, मतलब उन लोग को बताना होता है कि मान लो अगर कंपनी लॉस में जा रही है या फिर उन लोग ने कोई एक गलत डिसीजन ले लिया, डायरेक्टर्स ने गलत डिसीजन ले लिया या कंपनी लॉस में जा रही, तो शेयर होल्डर्स उन लोग से पूछेंगे डायरेक्टर से कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, या फिर अगर वो लोग कोई गलत डिसीजन लिए तो पूछेंगे कि आपने ऐसा गलत डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, तो क्या होता है ना कि डायरेक्टर्स डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं, डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैसे चल रही है तो उन लोग के लिए आंसर करना पड़ता है डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। ठीक है।
The shareholders, however, do not have the right to be involved in the day-to-day running of the business. ये तो पता ही था कि shareholders day-to-day activities नहीं करते हैं, उन लोग के पास वो right ही नहीं होता है. अब क्या है? Liability. The liability of the members is limited to the extent of the capital contributed by them in the company. अब क्या है कि उन लोग का लाइबिलिटी कैसा होगा? तो उन लोग का लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होता है. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है कि वो लोग जो कैपिटल ला रहे हैं उतने तक का ही उन लोग का लाइबिलिटी है. इसका दूसरा मतलब क्या निकल रहा है कि उन लोग का अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है का मतलब जैसे हम लोग पहले वाले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे ना कि कहीं कहीं लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है. उसका क्या मतलब है कि उन लोग को अपना पर्सनल एसेट्स भी लाना पड़ता है डेट्स को चुकाने के लिए. ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ तो लिमिटेड है. द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम सिंस इट इज द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेट. अब क्या हो रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं, मान लो क्रेडिटर्स कंपनी को लोन दिए, तो वो अपना पैसा कैसे क्लेम करेंगे? तो वो बोल रहा है कि वो अपना पैसा तो कंपनी के एसेट से ही क्लेम करेंगे, वो मेंबर्स से नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेट. क्योंकि लोन किसको मिला? कंपनी को मिला, मेंबर्स को नहीं मिला. The members can be asked to contribute to the loss only to the extent of the unpaid amount. हाँ, members को बोला जा सकता है कि आप contribute करो losses में. कैसे? वो भी कितना? वो भी बता रहा है. Only to the extent of the unpaid amount. अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. अब अनपेड अमाउंट का मतलब जो शेयर होल्डर्स अनपेड अमाउंट हेल्ड बाय देम का मतलब क्या बता रहा है? आपको लिखना यहीं तक है, ये एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं. क्या है कि अक्षय, ठीक है, अक्षय एक शेयर होल्डर है कंपनी में. ठीक है, इन अ कंपनी होल्डिंग, और वो कितना होल्ड कर रहा है? 2000 शेयर्स होल्ड कर रहा है. ठीक है, ऑफ ₹10. मतलब एक शेयर ₹10 का है, तो और वो कितना टोटल शेयर होल्ड कर रहा है? 2000 शेयर होल्ड कर रहा है. ठीक है, ईच ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड ₹7 पर शेयर. मतलब एक शेयर का प्राइस ₹10 है, लेकिन वो अभी तक ₹7 ऑलरेडी पे कर चुका है. तो अनपेड कितना हुआ? 10 - 7 ₹3. ठीक है, तो ₹3 अनपेड हुआ, लेकिन वो टोटल, वो तो एक शेयर तो होल्ड नहीं कर रहा है. क्या बोल रहा है? 2000 शेयर वो होल्ड कर रहा है. एक शेयर का प्राइस निकाले हम लोग, अनपेड अमाउंट निकाले. 10 तो था कि एक शेयर का प्राइस है ₹10, लेकिन वो उसमें पे भी तो कर दिया है ना. कितना पे कर दिया है? ₹7. तो अनपेड कितना हुआ? ₹3. लेकिन वो एक शेयर नहीं होल्ड कर रहा है, वो 2000 शेयर होल्ड कर रहा है. तो हम लोग को टोटल कितना अनपेड अमाउंट कैसे निकला? जितना अनपेड अमाउंट है कितना है? 10 - 7 = 3. और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2000. तो टोटल अनपेड अमाउंट कितना हुआ? 2000 × 3 विच इज = 6000 रुपीज़ उसका अनपेड अमाउंट हुआ. ठीक है, तो वो उतना उससे अक्षय से मांगा जा सकता है इन केस ऑफ लॉस. तो वही बोल रहा है, हिज लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ द लॉसेज और कंपनीज फेलियर टू पे द डेट. अगर कोई लॉस हुआ या फिर कंपनी डेट नहीं पे कर पाए तो उस केस में मांगा जाएगा ओनली अप टू मतलब 6000 तक अक्षय से मांगा जा सकता है, क्योंकि ये अमाउंट वो अभी तक पे नहीं किया है कंपनी को. The unpaid amount of this share capital ₹3 per share on 2000 shares held in the company. Beyond this, इसके आगे he is not liable to pay anything towards the debt or losses. और वो इसके आगे वो कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं है. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा. नहीं आया है तो आप पूछ लेना, या फिर आप इसको बैक करके भी सुनोगे तो समझ आ जाएगा. उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कॉमन सील में द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ. पता है कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से तो अपने नेम पे साइन नहीं करेगी ऑब्वियसली. Therefore, every company is required to have its own seal which acts as official signature of the company. तो हर कंपनी का एक खुद का एक सील होता है
जो उसके ऑफिशियल सिग्नेचर जैसा होता है। Any document which does not carry the common seal of the company is not a binding on the company। इसका मतलब हो गया कि मान लो एक पर्सन आया, ठीक है, और वो एक पेपर लेके आया और बोला कि ये तो कंपनी का अग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन उस पेपर में जो कंपनी अग्रीमेंट बनाया है उस पेपर में वो कंपनी का कॉमन सील तो है ही नहीं, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर तो है ही नहीं, तो इसको क्या आप वैलिड मानोगे? ऑब्वियस सा बात है, नहीं मानेंगे। कि कल को कंपनी बोल सकती है मेरा नहीं है ये, भैया मेरा पेपर ही नहीं है, तो बाइंड, तो वो अगर कॉमन सील नहीं हुआ, डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी पे बाइंड नहीं हो सकती, वो कंपनी लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकती, मतलब वो कंपनी कानूनी रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। सिंपल सा बात है, जिस डॉक्यूमेंट में, हर डॉक्यूमेंट जो कंपनी का है उसमें कंपनी का कॉमन सील विच इज़ ऑफिशियल सिग्नेचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है? रिस्क बेयरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। अब रिस्क हुआ, ठीक है, कंपनी पे जो रिस्क आता है वो कैसे बोर्न, वो कौन बेयर करेगा, कैसे होगा? तो इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स मिलके ये रिस्क ऑफ लॉसेस, यहाँ पे बोला भी रिस्क ऑफ लॉसेस को बेयर करते हैं। कैसे करते हैं? इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द कंपनीज कैपिटल। कंपनी का जो भी जितना भी टोटल कैपिटल है और जितना उनका शेयर है कंपनी के कैपिटल में, उतना वो रिस्क बेयर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स। फर्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। वही पढ़े थे कि लाइबिलिटी कितना हो सकता है एक शेयर होल्डर का, जितना वो अमाउंट अनपेड है उनसे। ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स। ये भी यहाँ पे पढ़े हुए, ये इसके फीचर्स में सेम पॉइंट्स लिखा हुआ है, वही इसका मेरिट्स बन गया। क्या बोला कि कंपनी का जो एसेट्स है उसको यूज किया जाएगा डेट्स को सेटल करने के लिए, लीविंग द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। और पर्सनल प्रॉपर्टी, जो ओनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको नहीं लिया जाएगा। दिस रेड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। अब कैसे हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी एक एडवांटेज माना जाता है। कैसे माना जाता है? इन अ कंपनी एज द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक लिमिटेड, अब टाइप्स ऑफ कंपनीज भी आता है, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक में है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है उसमें ये एडवांटेज मिलता है कि आप इजीली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कर सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का मतलब ओनरशिप कोई कैसे बना? शेयर्स खरीद कर। तो अब वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा अपना ओनरशिप? शेयर्स बेच कर। तो वही बोल रहा है कि share of public limited company can be sold in the market and as such can be easily converted into cash in case द नीड अराइजेज। और जब भी ओनर्स को पैसे का ज़रूरत हुआ तो जो वो जितना पैसा लगाए हुए, जितना उनके पास शेयर है उस कंपनी का, वो दूसरे को बेच दे, और बेच दे तो उनको उनसे पैसा मिल जाएगा। तो जब भी शेयर होल्डर्स को पैसे का ज़रूरत होता है तो वो मतलब ईजिली अपना ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कर सकते हैं। तो ये मेरिट में आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है। This avoids blockage of investments and presents the company as a favorable avenue for investment purposes। और इससे क्या होता है कि हमको ये फील, कोई शेयर होल्डर्स को ये फील नहीं होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो चुका है, उसका पैसा फंस चुका है, क्योंकि जब उसको एक्चुअल में पैसा का ज़रूरत है तो उसको तो मिल नहीं रहा है, तो उसको तो बेचना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा रूल आ गया, मतलब ऐसा मान लो कंपनी का रूल हो गया कि नहीं आप बेच नहीं सकते, तो फिर उसको उसी समय पैसे का जो ज़रूरत है वो कैसे करेगा? ठीक है, तो वो तो ट्रांसफ़र कर नहीं पा रहा है किसी और को अपना ओनरशिप। तो वही
थर्ड क्या है, perpetual existence. Existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its members, as it has a separate entity from its members. वो बताए हुए, क्या बताए हुए कि ये कंपनी चलते जाता है, इन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे मतलब ओनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है. कंपनी मतलब जो मेंबर्स हैं उनका डेथ हो गया, रिटायर हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, इंसेनिटी हो रहे हैं, तो उससे कंपनी के फ़र्क नहीं पड़ता है. क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि वो लोग दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं. A company will continue to exist even if all the members die. मतलब अगर कंपनी के सारे मेंबर्स भी मर गए ना तो भी कंपनी चलता रहेगा. It can be liquidated only as per the provisions of the Companies Act 2013. वही है कि कंपनी क्रिएट भी लॉ से हुआ और बंद भी लॉ से ही होगा. फिर क्या है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन. As compared to the sole proprietorship and partnership forms of organization, a company has large financial resources. अब हम लोग क्या पढ़े थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में कि उन लोग के पास कैपिटल कम होता है, जिनसे वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड, अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं. लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. A company has large financial resources. Further, capital can be attracted. अब कैपिटल और कैसे आ सकता है कंपनी में? From the public as well as through loans from banks and financial institutions. Thus, there is a greater scope for expansion. और कैपिटल और मतलब ये बता दिया कि कैपिटल कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो इसी वजह से कंपनी के पास अच्छा स्कोप रहता है बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. The investors are inclined to invest in shares because of the limited. अब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करें. क्यों? क्योंकि देखो लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, ठीक है, और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो सकता है. मतलब जब मेरा मन चाहा हमको अब ये शेयर को बेचना है तो वो भी कर सकते हैं. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स इन अ कंपनी. हाई रिटर्न भी मिल जाता है कंपनी से, ठीक है, अगर कंपनियां सही से वर्क करे तो ये भी है, ठीक है. अब क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. अब कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो लोग हायर सैलरीज भी दे सकते हैं और वो लोग स्पेशलिस्ट को, प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं. It can therefore employ people who are experts in their area of specialization. जो अपने एरिया में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, उनको कंपनी एम्प्लॉय भी कर सकती है. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स हैं उनको सैलरीज देने के लिए. The scale of operation in a company leads to division of work. और इससे क्या होता है कि वर्क भी हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं. मतलब एक डिपार्टमेंट बना देंगे और उस डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे और उसको हेड बना देंगे जो एक्सपर्ट है उस डिपार्टमेंट का. ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. हर एक डिपार्टमेंट एक एक्टिविटी को डील करेगा एंड इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट. और हर डिपार्टमेंट में हम लोग एक एक्सपर्ट को लगा देंगे. दिस लीड्स टू बैलेंस डिसीजन. और इससे हम लोग का डिसीजन भी बैलेंस हो जाएगा. मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन. और फिर कंपनी अच्छे से वर्क भी करेगी, कंपनी का ऑपरेशन भी सही से चलेगा, ठीक है. अब आते हैं लिमिटेशंस में. फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. वही जो इसका हम लोग फीचर्स में पढ़े थे ना, सेम. द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड. फॉर्मेशन कैसा होता है कंपनी का? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स ये होता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एफर्ट लगता है, ठीक है, और इसके लिए हम लोग को अच्छा खासा नॉलेज भी चाहिए.
कि जो हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, लीगल प्रोसीजर्स बहुत रहता है इसके लिए, तो वो भी हम लोग को फॉलो करना होगा. As compared to sole proprietorship and partnership form of organization, formation of a company is more complex. Sole proprietorship और partnership में उतना formation complex नहीं था as compared to ये joint stock company. अब next limitations क्या है? Lack of secrecy. The Companies Act requires each public company to provide from time to time a lot of information to the ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब क्या होता है कि कंपनी को टाइम टू टाइम बहुत सारा इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है अपने कंपनी के बारे में. ठीक है, किसको बताना पड़ता है? टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो. और ये सारा इंफॉर्मेशन नॉर्मल जनरल पब्लिक के पास भी होता है. तो जिससे क्या होता है कि कंपनी का सीक्रेट मेंटेन नहीं हो पाता है. हम लोग पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखे थे कि सीक्रेट मेंटेन हो जाता था. क्योंकि कंपनी क्योंकि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं था कि आपको अपना इंफॉर्मेशन को यहाँ सबमिट करना है या यहाँ बताना है, तो उनका सीक्रेट मेंटेन हो जाता था. फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको नहीं बताने का कहीं ज़रूरत रहता था. Such information is available to the it is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operations of the company. Third क्या है? Impersonal work environment. Separation of ownership and management leads to situations in which there is lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of the company. इसका मतलब क्या बता रहा है ना कि कभी कभी, अब ये तो हम लोग को पता है कि कंपनी के ओनर्स अलग है और मैनेजर्स अलग है. कंपनी को जो मैनेज करता है वो अलग है. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो उतना पर्सनल इंटरेस्ट, उतना इन्वॉल्वमेंट, उतना एफर्ट वो कंपनी को नहीं देते हैं एज़ कंपेयर टू ओनर्स. मतलब अगर मैनेजर के जगह ओनर रहता तो वो तो भैया उसका खुद का है. ठीक है, वो तो ओनर है, तो वो तो अच्छे से उसको कंपनी को देखता, मैनेज करता, एफर्ट्स डालता, उतना उसको इंटरेस्ट रहता. मैनेजर्स लोग को क्या है, उन लोग का तो सैलरी फिक्स्ड है. वो लोग मतलब काम करे नहीं करे उन लोग को क्या है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन. ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है तो वो एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें देयर इज लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग उतना एफर्ट नहीं डालते हैं, वो लोग उतना पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं कंपनी में. ठीक है, फिर क्या है? द लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स. अब आप मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, तो उसके देखे हो क्या कि उसका सीईओ आपसे कांटेक्ट कर रहा है, या फिर मेनली मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ के मैनेजर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं होता है कोई भी कंपनी के. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो लार्ज साइज कंपनी होती तो वो लोग के लिए और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय से, कस्टमर से, क्रेडिटर से पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं. अब आप बोलोगे कि ये डीमेरिट कैसे नहीं कर पाते हैं पर्सनल कांटेक्ट, तो मतलब डीमेरिट क्यों, मतलब समझ में नहीं आया. तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को लग सकता है कि मैनेजमेंट उनका प्रॉब्लम ही नहीं समझता है. ठीक है, कस्टमर के साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप कम हो जाता है, ऐसा कस्टमर को लगता है, क्योंकि कंपनी तो उससे पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर रही है ना. तो ये भी एक डीमेरिट हो जाता है. ये सब लिखोगे आप इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में. अब नेक्स्ट क्या है? न्यूमरस रेगुलेशंस. The functioning of a company is subject to many legal provisions and compulsions. मतलब कंपनी में इतना सारा लीगल प्रोविजंस और इतना सारा लीगल कंपल्शंस रहता है. जैसे a company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects including audit, voting,
फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब कि जो कंपनी है उसके पास बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है, उसको मतलब बताया जाता है कि तुम ऑडिट एस्पेक्ट में तुमको ऐसे करना है, वोटिंग में तुमको ऐसे करना है, तुमको ये फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बनाना है, तुमको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये डॉक्यूमेंट्स तुमको सबमिट करना है, ठीक है। एंड इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट्स, और उन लोग को बहुत सारा सर्टिफिकेट्स भी ऑब्टेन करना रहता है फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज लाइक रजिस्ट्रार, सेबी एक्सेट्रा। This reduces the freedom of operation of a company and takes away a lot of time, effort and money। अब देखो कंपनी में बहुत सारा रेगुलेशंस होता है, ठीक है, उन लोग को बहुत सारा रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारा रेगुलेशंस को उन लोग को फॉलो करना पड़ता है। वो रेगुलेशंस कैसे हो सकता है, कौन कौन से एस्पेक्ट में, ऑडिट में हो सकता है, वोटिंग एस्पेक्ट में हो सकता है, कोई रिपोर्ट फाइल करना है उसमें हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसमें हो सकता है। तो ये सब के चक्कर में क्या होता है ना कि कंपनी का बहुत सारा टाइम यही सब में निकल जाता है, ठीक है। और इसके कारण वो लोग फ्रीली अपना ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। टाइम, एफर्ट और मनी। फिर फिफ्थ में क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। Companies are democratically managed through the board of directors, which is followed by the top management, middle management and lower management। ठीक है, अब क्या है, कंपनी को तो पता है कि भैया कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसमें भी क्या है ना कि एक टॉप मैनेजमेंट रहता है, एक मिडिल मैनेजमेंट रहता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट रहता है। तो इतना सारा, अब आप सोचो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशंस एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स में कॉज डिलेज। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ऐसा सोचें कि ये हमारा प्रपोज़ल है तो उसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा, और इसके साथ साथ अगर वो अप्रूव हो गया तो उस पर काम, उसको स्टार्ट करने में फिर उतना टाइम लगेगा। तो इससे क्या हुआ, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या पढ़े थे, यही मेरिट बन जाता था। कैसे, क्योंकि वो एक सिंगल बंदा है, उसको कोई वो क्या बोलते हैं, इंटरफेयर करने वाला नहीं है, उसको अपना डिसीजन अपने लेना है। तो इससे क्या होता था, वो अपना डिसीजन जल्दी ले पाता था, और जिससे जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है उसको वो ग्रैब कर लेता था। लेकिन कंपनी में इतना सारा मैनेजमेंट होता है, तो कम्युनिकेट करने में, आप खुद ही सोचो, एक इसको बोलेगा, फिर वो उसको बोलेगा, और कोई भी प्रपोजल आया तो उधर अप्रूव होने में, फिर उसमें एक्ट करने में कितना सारा टाइम जाएगा। तो वो सारा पॉइंट्स आप लिखोगे, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग भी बहुत डिले हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट। इन थ्योरी अ कंपनी इज a democratic institution wherein the board of directors are representatives of the shareholders who are the owners। ये तो पता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स हैं। In practice, however, in most large size organizations having a multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of controlling or running the business। और बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स होते हैं, वो लोग का बहुत कम इन्फ्लुएंस रहता है कंपनी में। मतलब वो लोग बहुत कम कंट्रोल कर पाते हैं अपने बिजनेस में। इट इज सो, ऐसा क्यों, बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर spread all over the country and a very small percentage attend the general meetings। क्या होता है ना कि जो शेयर होल्डर्स हो, जो कंपनी के ओनर्स, अब ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी के जितने भी ओनर्स है सब एक ही जगह पे लोकेटेड है, एक ही जगह पे सिचुएटेड है, ऐसा तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर जो मीटिंग्स होता है, कंपनी का मीटिंग्स होता है, तो उसमें जो भी रहे आसपास या उस जगह पे रहे,
तो वो आके मीटिंग्स अटेंड कर लिए, वो अपना ओपिनियन दे दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते, लेकिन जो बाहर रह रहे, मेजर पोर्शन जो बाहर रहते हैं, वो लोग तो बार बार तो नहीं आ सकते कंपनी के मीटिंग्स में, ठीक है। तो वो लोग उतना क्या कर रहे हैं, वो लोग उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, मिनिमल इन्फ्लुएंस रहता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। फिर क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर which they sometimes use even contrary to the interest of the shareholders। अब बहुत कम लोग आ पाते, बहुत कम ओनर आ पाते मीटिंग में, तो इससे क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग अपना जो भी फ्रीडम है वो लोग एंजॉय करते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर्स जो चाहते हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना डिसीजन लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो इन सच अ सिचुएशन हैव नो ऑप्शन। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना शेयर्स बेच देते हैं या फिर वो लोग कंपनी छोड़ देते हैं बेच के फिर वो कंपनी छोड़ देते हैं। इसको एक बार फिर से समझाते हैं। देखो क्या है, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये तो हम लोग को पता है कि जो शेयर होल्डर्स है वही ओनर्स है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बीओडी को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। अब डायरेक्टर्स क्या होता है ना कि डायरेक्टर्स शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब जैसा शेयर होल्डर चाह रहे, जैसा शेयर होल्डर का विश है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर को वर्क करना चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है ना कि बहुत देयर आर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, तो बहुत कम शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स उतना इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते कंपनी को, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स तो नहीं आ रहे मीटिंग में, ठीक है। और इसका फिर एज अ रिजल्ट फिर बीओडी क्या करता है, बीओडी अपना पावर को एंजॉय करता है, ठीक है। डायरेक्टर क्या करता है, अपना ऐसा डिसीजंस ले लेता है जो कभी कभी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ना हो, और शेयर होल्डर्स फिर डिससेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको क्या होता है, फिर वो अपना शेयर्स बेचकर कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो ये इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, ओलीगार्की के मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। कैसे, the employees for example may be interested in higher salaries, consumers desire higher quality products at lower prices, and the shareholders want higher returns in the form of dividends and increase in the intrinsic value of the shares। अब ये क्या बोल रहा है, conflict of interest का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो कंज्यूमर्स, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सब अपना फ़ायदा देख रहे। कैसे देख रहे, जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या बोल रहा है कि उसको हायर सैलरी से मतलब है बस। कंज्यूमर को क्या है, कंज्यूमर बोल रहा है कि हमको हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए कम प्राइस में। और शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर को हायर रिटर्न चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि दीज डिमांड्स पोज प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग द कंपनी, ठीक है। अब ये सबका अलग अलग डिमांड है, तो सबका अलग अलग डिमांड है, तो फिर कंपनी को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका डिमांड अलग अलग है। becomes difficult to satisfy such diverse interests. These demands pose problems in managing the company as it often becomes difficult to satisfy such diverse interests। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो ये फिर कंपनी को मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये था आपका पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ आया आप प्लीज़ पूछ लेना, मैं बता दूँगी। और बस फिर उसके बाद ये
छोटा सा टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ कंपनीज़, और ये एक टॉपिक बचा है, ठीक है। इसको हम लोग कल करके ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पसंद आया, आपको कैसा लगता है मेरा टीचिंग, आप प्लीज़ बताना, तभी मेरे को पता चलेगा। मेरे को कहीं इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो आप बताना मेरे को, और अगर पसंद आया है तो भी बताना मेरे को। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।